नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। सांकेतिक समाचार के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद सरकारी योजनाओं का लाभ वंचितों तक पहुंचाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। 2 महीने से भी कम समय में 11 करोड़ भागीदार का आंकड़ा हुआ पार। प्रधानमंत्री आज से 10 जनवरी तक कर रहे हैं गुजरात का दौरा। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। भारत ने मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहीब को तलब कर भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने पर जताया कड़ा विरोध। उधर ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग की रद्द। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी का किया उद्घाटन। पैक्स के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में जन औषधि केंद्र की दवाइयां सस्ती कीमतों पर हो रही हैं उपलब्ध। अगले 24 घंटों के लिए उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कहा, छाया रहेगा घना कोहरा। तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्र के कई जिलों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना। और खेल की खबरों में एशिया ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट में वरुण तोमर ने स्वर्ण पर साधा निशाना। देश के लिए ओलंपिक कोटा भी किया हासिल। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस आयोजन में शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है और इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद सरकारी योजनाओं का लाभ वंचितों तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव जा रही है और लोगों तक पहुंचना सरकार अपना दायित्व समझती है। छोटी छोटी जरूरतों का ये संघर्ष देश में गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं में, इन लोगों को सबसे अधिक रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलने पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में गरीब कल्याण की कई योजना चलाई गईं। कांग्रेस जो कार्य 70 वर्षों में नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा मोदी सरकार ने 10 वर्षों में ही किया है। उन्होंने कहा कि देश में हर वंचित को उसका हक मिले, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई है। मोदी जी की सरकार में
गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चली। जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने 10 वर्ष में उसे कई गुना ज़्यादा किया। 70 साल में 74 एयरपोर्ट थे, हमने 76 नए एयरपोर्ट बनाकर दे दिए। पिछले 70 साल में मात्र 7 एम्स थे, हमने 16 नए एम्स बनाकर दिए। पिछले 70 साल में 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी, हमने 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। फिर 90,000 नेशनल हाईवे थे, 90,000 किलोमीटर, अब वो बढ़कर 1,50,000 किलोमीटर हो गए। इसी तरह से ही मेडिकल कॉलेज हर ज़िले में एक बना दिया। कांग्रेस जो सपनों में भी नहीं सोच सकती थी, उसको साकार करने का काम, संकल्प से सिद्धि का काम मोदी सरकार ने किया। और अब भी मोदी सरकार ये चाहती है कि हर उस वंचित तक जो उसका हक था वो मिले, इसलिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वे वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। पीएम दोपहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी की सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम को वो ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की तैयारियों की समीक्षा के लिए महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत ने आज मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहीब को तलब किया और इस पर कड़ा विरोध जताया। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर मालदीव सरकार पर आम से लेकर खास लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई लोगों ने मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने का प्लान कैंसिल कर दिया है, तो वहीं अब भारत की दिग्गज ट्रैवल कंपनी ने भी मालदीव पर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए अपनी सभी फ्लाइट्स बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। ईज़ माई ट्रिप के सह संस्थापक प्रशांत पिट्टी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारी कंपनी पूरी तरह से घरेलू और भारत में बनी है और पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के सांसद की पोस्ट पर विवाद के बीच ये फैसला लिया गया है कि मालदीव के लिए अब कोई भी बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशांत पिट्टी ने कहा, हम चाहते हैं कि अयोध्या और लक्षद्वीप अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य बने। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव सरकार ने अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मालदीव के युवा मंत्रालय में कार्यरत मरियम शिवना और मालशा शरीफ को पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद निलंबन का सामना करना पड़ा। मालदीव की मीडिया रिपोर्टों में शिवना, शरीफ और युवा मंत्रालय के एक अन्य उपमंत्री महजूम माजिद के निलंबन की पुष्टि की गई है।
खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान एक बार फिर से शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश की मित्रता संबंधों को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश का बहुत अच्छा दोस्त है। India is a great friend of Bangladesh. 1971 they supported us, and also 75 they gave shelter to us, me and my sister and myself, and also other family members. So India we consider our next door neighbor, and we have many problems, but we solve it through bilaterally. So I really appreciate that with neighbor we have wonderful relationship. Next 5 years, I already told you that the economic progress ensure people a better life. That is my main aim, and all the works we have started, I want to fulfill that so that my people get a prosperous life. अगली खबर, भारत और सऊदी अरब ने आपसी संबंधों को और मजबूत तथा हज यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं। जेद्दाह में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्री डॉक्टर तौफिक बिन फौजान अल रबियाह ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी उपस्थित रहे। और स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौते 2024 को औपचारिक रूप देने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। सऊदी प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से तीर्थयात्रियों को आवश्यक अंतिम जानकारी प्रदान करने में भारत की असाधारण डिजिटल पहल की सराहना की। हज यात्रा में महरम के बिना महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का हमारा प्रस्ताव समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। चर्चा में सभी तीर्थयात्रियों की व्यापक भलाई सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने की योजनाएं भी शामिल थीं। देश में सहकारिता के क्षेत्र में अहम बदलाव हो रहे हैं। पैक्स के जरिए अब पीएम जन औषधि केंद्र भी खोले जा रहे हैं। दिल्ली में इन केंद्रों के संचालन के लिए आयोजित महासंगोष्ठी में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिससे सहकारिता के विकास को बढ़ावा मिले। अब तक पैक्स के जरिए 2300 जन औषधि केंद्रों को खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है। देश में सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने तमाम अहम फैसले किए हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी यानी पैक्स को ज्यादा लाभदायक बनाने और इसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब कॉमन सर्विस सेंटर CSC खोलना हो या पेट्रोल पंप या LPG डीलरशिप लेनी हो, पैक्स के जरिए ऐसे कई काम किए जा सकते हैं। पैक्स के माध्यम से सस्ती दवाएं ग्रामीण इलाकों में मिल सकें, इस दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। पैक्स के जरिए अब जनौषधि केंद्रों को भी खोला जा सकेगा। मोदी सरकार ने पहले चरण में अब तक 2300 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को मंजूरी दे दी है। देश भर के 2300 पैक्स को सस्ती दवाइयों की दुकान मतलब भारतीय जन औषधि केंद्र मोदी की गारंटी सार्थक करने के लिए देने का भी एक प्रकार से आज घोषणा की है। मगर पैक्स के माध्यम से आज ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और किसानों के लिए भी ये सस्ती दवाइयां उपलब्ध होने जा रही है, इसका मुझे विशेष आनंद है। अब तक देश में 10,500 पीएम जनौषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर बाजार से 80 से 92% तक सस्ती दवाएं मिलती हैं। जनौषधि केंद्रों से रोजाना 12 से 15 लाख लोग दवाएं ले रहे हैं। इन केंद्रों पर सस्ती दवाओं की बिक्री से गरीबों को 26,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। एप्लीकेशन तो 4,000 लोगों ने की थी, लेकिन 2300 लोगों ने 2,300
पैक्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी गई है, उसमें से 500 पैक्स ने जनऔषधि केंद्र ओपन कर दिया है। हम चाहते हैं आज रेलवे स्टेशन पर जनऔषधि केंद्र ओपन हो रहा है। देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पैक्स के माध्यम से जनऔषधि केंद्रों की सांकेतिक शुरुआत भी इस मौके पर की गई। इसके लिए सर्टिफिकेट वितरित भी किए गए। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया है। सहकारिता के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईडी ने हरियाणा के अवैध खनन मामले में आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके करीबी कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। 5 दिनों तक चली छापेमारी आज खत्म हो गई। छापेमारी के दौरान उनके और सहयोगियों के ठिकानों पर 5 करोड़ रुपए कैश, कई करोड़ रुपए के गहने, 300 कारतूस, बड़ी मात्रा में विदेशी हथियार और 100 बोतल शराब बरामद हुई थी। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई वाले गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गुजरात सरकार को नहीं, महाराष्ट्र सरकार को रिमिशन देने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में ट्रायल चलने के कारण गुजरात सरकार के पास यह अधिकार नहीं है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां की लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा गहरा गया है। ईडी टीम पर हमले के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को लेकर राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने नाराजगी जताई है। ईडी अधिकारियों पर सुनियोजित हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में पुलिस की नाकामी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि पुलिस को लुका छिपे बंद करनी चाहिए। और अब खबर अयोध्या से, जहां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर देश भर से उपहारों का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में अहमदाबाद से ध्वज दंड लेकर श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। देखिए हमारी संवाददाता रमा त्यागी की ये खास रिपोर्ट। राम मंदिर के लिए देश भर से विभिन्न सामग्रियों के आने का सिलसिला जारी है। अहमदाबाद से कुछ लोग ध्वज दंड लेकर आए हैं। आप बताइए, आप कहां से आए हैं, क्या लेकर आए हैं? अहमदाबाद गुजरात से आया हूं, गोता से। ध्वज दंड राम जी मंदिर का, अयोध्या राम जी मंदिर का ध्वज दंड लेके आए हैं। उसकी लेंथ है 45 फीट, वो मेन राम जी मंदिर का है, और छोटे छोटे दूसरे 6 है, उसकी लेंथ है 20 फीट। आप बताइए कि 1.5-2 साल लगा है, तो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे कि राम मंदिर बनेगा तो हम ये सामग्री भेजेंगे। तैयारी पहले से ही चल रहा था जी। किस तरह से लोगों की जो भावनाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो भी अब पूरी हो रही? हाँ, सब कुछ पूरा हो रहा है। जो लोग चाहते थे वही हो रहा है। राम राज लोग चाहते थे, राम राज हो रहा है। ध्वज दंड ये रहा, ये 44 फीट लंबा है, 5.5 टन वजन है। बाकी छोटे 6 पीस है जो 20 फीट के हैं, लगभग 600 केजी का एक का वेट है। जी जी मैडम, पीतल का, प्योर पीतल का। ये भी लिखा हुआ है ये भव्य शास्त्रोक्त तरीके से बना हुआ है, तो ये शास्त्रोक्त तरीके से कैसे बना? यहाँ के आचार्य लोग, बड़े पंडित जी लोग और पुजारी लोग जा करके वहाँ पे सिद्धि करके संतुष्ट होने के बाद उनको फिर बनाने के लिए बोले थे, फिर उन्होंने बनाया है अंबिका इंजीनियरिंग कॉलेज में। आप ध्वज दंड को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो किस तरह से आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं हैं, बहुत सारे लोगों की राम मंदिर के प्रति जो श्रद्धा है, उसे भी आप अपने साथ लेकर आए हैं, ये कितनी बड़ी भावना है? जी मैडम, जब मैं इसको लेकर के चला हूँ तो मुझे तो खुद में बहुत गर्व महसूस हुआ कि कम से कम मुझे क्षण मात्र के लिए भगवान के काम में हाथ बटाने का अवसर मिल रहा है। और रास्ते में जब आ रहे थे तो जो भीड़, जो उल्लास, जो लोगों के अंदर मैंने श्रद्धा देखी कि मैं अब आपसे क्या बताऊं कि इतना हर्षित और खुश हुआ हूं कि हर व्यक्ति के अंदर राम राम राम, जय श्री राम। तो अहमदाबाद से
ये जो ध्वज दंड है ये आया है पूरा पैक्ड है, पीतल से बनाया गया है, शास्त्रोक्त तरीके से इसे बनाया गया है और इसे बनाने में 1.5-2 साल का समय लगा है और तब से लोग बना रहे थे। तो एक बड़ी लोगों की आकांक्षा की पूर्ति हो रही है, उनकी इच्छाओं के अनुरूप राम मंदिर निर्माण हो रहा है और उसमें वो अपना अंशदान कर रहे हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। कैमरामैन योगेश के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अयोध्या धाम। सच में भाव विभोर हो रहे हैं श्रद्धालु। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कैलिफोर्निया के भक्तों द्वारा दान की गई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महासचिव चंपत राय ने कहा कि संत के शिष्यों ने यहां आने वाले लोगों के लिए एम्बुलेंस और शव वाहन नगर निगम को समर्पित किए हैं। संतों की शिष्य मंडली भारत में भी है तो भारत के बाहर भी है, तो उनके शिष्यों ने यहाँ आने वाले सज्जनों के लिए, नागरिकों के परिवारों में कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बीमार हो जाते हैं, तो मेडिकल कॉलेज पहुंचाना, कहीं और दूर पहुंचाना, उसके लिए एम्बुलेंस, घरों में मृत्यु भी होती ही है तो शव को शमशान घाट पहुंचाना, उसके लिए एक शव वाहन, ये महाराष्ट्र के भक्तों ने नगर निगम को समर्पित किया है। आगे की कुछ और बड़ी खबरें। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने आज एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा किया। इस मौके पर एनसीसी कैडेटों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वायुसेना प्रमुख ने इस मौके पर एनसीसी कैडेटों को संबोधित भी किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सोमवार को दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर पहुंचे। यहां उन्हें एनसीसी कैडेटों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और वायुसेना प्रमुख ने गार्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद वायुसेना प्रमुख ने फ्लैग एरिया के साथ ही हॉल ऑफ फेम का भी जायजा लिया। यहां उन्होंने एनसीसी की उपलब्धियों समेत एनसीसी की महान विभूतियों के बारे में जाना। कैडेटों को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए एनसीसी कैडेटों की सराहना की। नेशनल कैडेट कोर, a symbol of discipline, patriotism and service, stands as a testament to the unwavering commitment of its cadets. You carry the torch of responsibility with grace and poise. It is indeed heartening to see your indomitable spirit and enthusiasm. गौरतलब है कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी अपने छात्र जीवन में एनसीसी कैडेट रह चुके हैं और दिल्ली कैंट पहुंचकर उन्होंने अपने बीते दिनों को याद किया। वायुसेना प्रमुख के समक्ष देश भर से आए एनसीसी कैडेटों ने अपने अपने राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप 2024 का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने फ्लैग एरिया समेत हॉल ऑफ फेम का भी दौरा किया। उन्होंने एनसीसी कैडेटों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की। कैमरामैन मोंटी कुमार सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर खेल के मैदान से। भारत की ईशा सिंह ने जकार्ता में चल रही एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया। वहीं रिदम सांगवान ने महिलाओं के एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। ये भारत का 15वां कोटा है जो पिछले ओलंपिक खेलों में भारत के निशानेबाजी में मिले कोटा के बराबर है। और भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर ने एशिया ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया। वरुण ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में
पहला स्थान हासिल करके न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि देश के लिए एक ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया। इसी स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक के साथ ही रजत पदक भी हासिल हुआ है। भारत के अर्जुन चीमा ने रजत पदक हासिल करने में सफलता पाई। वहीं वरुण, अर्जुन और उज्जवल की तिकड़ी ने इसी टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।